नोटों की गड्डियां इतनी कि उन्हें बांधने के लिए जरूरी रबर बैंड खरीदने में ही हर हफ्ते 65,000 रुपए खर्च हो जाएं। कैश इतना कि तिजोरियां कम पड़ जाएं और नोट छिपाने के लिए जमीन में गड्ढे करवाने पड़े। एक चिड़ियाघर जो जेल के अंदर बना था, जिसमें रखे थे ऐसे जानवर जो देश में कहीं और नहीं मिलते थे। एक परिवार जिसे सर्दी से बचाने के लिए जला दिए गए 13 करोड़ रुपए। ये सब हिस्से हैं उस व्यक्ति की कहानी के जो अपने वक्त में दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति था, और ये शोहरत उसे हासिल हुई थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नाक के नीचे एक सफ़ेद पाउडर पहुंचाकर। इस पाउडर का नाम था कोकेन, और इसी के चलते उस व्यक्ति का नाम पड़ा कोकेन किंग। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी डॉन पाब्लो एस्कोबार की। कहते हैं एस्कोबार बहुत रईस था, लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं है। उसके पास जितनी दौलत थी, उसकी 1/2 रकम भी अगर पास होती तो वो रईस की कैटेगरी में आता। विश्वास ना हो तो उसकी एक दिन की कमाई सुनिए, $60 मिलियन यानी लगभग 400 करोड़ रुपए। ये सब पैसा आता था कोकेन के धंधे से। हालांकि उसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बसा एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया के मेडेलिन शहर के पास एक कस्बे में साल 1949 में एस्कोबार की पैदाइश हुई। पूरा नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। पाब्लो 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आता था। बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन पाब्लो का सपना था कि एक दिन पढ़ लिख कर देश का राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने का यह सपना उसे देश की संसद तक ले गया, लेकिन उस रास्ते नहीं जैसा उसने सोचा था। उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन पैसों की कमी के चलते बीच में ही कॉलेज छोड़ देना पड़ा। पैसा जरूरत थी, इसलिए उसने कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें बेचा, गांजे की सप्लाई की, फर्जी लॉटरी टिकट बेचे और कारों की चोरी की। यहाँ से शुरुआत होती है पाब्लो के क्रिमिनल करियर की। 20-21 की उम्र में पाब्लो ने पहला बड़ा कारनामा किया। एक मालदार आदमी को अगवा कर उसने $1 लाख यानी लगभग 4 करोड़ रुपए की फिरौती हासिल की। ये 1970 का दशक था और कोलंबिया में कोकेन का धंधा जोर पकड़ने लगा था। पाब्लो ने कोकेन के धंधे में एंट्री की और जल्द ही एक बड़ा गैंग बना लिया। साल 1976 में एक पुलिस वाले ने उसे 39 किलो कोकेन के साथ पकड़ा, लेकिन पाब्लो ने जज को रिश्वत देकर अपनी रिहाई खरीद ली। इसके बाद पाब्लो ने एक सिद्धांत अपनाया, चांदी या सीसा। इसका मतलब या तो रिश्वत ले लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह उसने न सिर्फ पुलिस वालों और सरकारी नौकरों को अपने पाले में किया, बल्कि सरकार के कई मंत्रियों और सांसदों को भी चंदा देकर खरीद लिया। 1978 तक उसका एक बड़ा ड्रग कार्टेल तैयार हो चुका था, जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल। इस कार्टेल ने अमेरिका में कोकेन की सप्लाई शुरू की और जल्द ही अमेरिकी कोकेन कारोबार के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया। एस्कोबार कोकेन सप्लाई कैसे करता था? एक तरीका जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है वो था प्लेन के टायरों में छिपाकर कोकेन की स्मगलिंग करना, जिसके लिए एस्कोबार पायलट्स को प्रति फ्लाइट $5 लाख तक देता था। लेकिन ये सिर्फ एक जरिया था, और भी कई तरीके थे, मसलन कपड़ों के कारोबार से कोकेन की स्मगलिंग। पाब्लो के आदमी कोकेन को पानी में घोलकर उस पानी में जीन्स डुबो देते, फिर इस जीन्स को सुखाकर एक बक्से में बंद कर अमेरिका भेज दिया जाता। अमेरिका में एक आदमी इन जीन्स को एक विशेष लिक्विड में डालता, जिससे कोकेन जीन्स से निकलकर पानी में घुल जाता और फिर उस कोकेन को लिक्विड में से अलग कर लिया जाता। ये तरीका लंबे समय तक चला, लेकिन फिर अमेरिकी अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। तब पाब्लो के आदमियों ने एक दूसरा तरीका इजाद किया। जिन डिब्बों में जीन्स भेजी जाती थी उन्हें कोकेन के पानी में डुबोया जाने लगा। अधिकारी जीन्स निकालकर उसमें कोकेन ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन डिब्बे फेंक देते। इसके बाद पाब्लो के आदमी उन डिब्बों को कूड़े से इकट्ठा करते और उनमें से उसी तरह कोकेन निकाल लेते जैसे जीन्स से निकालते थे। ऐसे तरीकों से उसने इतना पैसा बनाया कि 5 साल के अंदर कोलंबिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये पैसा वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता था, उसके शहर मेडलिन के लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। इस शहर के विकास में उसने जमकर खर्च किया। रोड्स बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, बिजली के खंभे लगाए और फुटबॉल के बड़े बड़े मैदान बनाए। इतने खर्चे के बाद भी उसका कार्टेल इतना पैसा कमा रहा था कि उसे खर्च करना असंभव था। इस पैसे को दूसरे देशों में रखने के लिए भेजा गया, तहखानों में छुपाया गया, लेकिन फिर भी कैश खत्म नहीं हुआ। इस समस्या से निजात पाने के लिए पाब्लो ने मेडलिन के अलग अलग इलाकों में घर खरीदे और उनकी दीवारों को तोड़कर उनमें पैसे छिपा दिए। कई बार तो जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें नोट छिपाए गए। ये इतना सारा पैसा था कि उसकी मौत के 30 साल बाद भी ये पैसा जहां तहां निकलता रहता है।
साल 2020 में पाब्लो के भतीजे निकोलस को उसके एक पुराने घर से $18 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपए मिले थे। एक अनुमान के अनुसार एस्कोबार की कुल संपत्ति $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए थी। उसके भाई रॉबर्टो के अनुसार उनके पास इतना कैश होता था कि हर साल लगभग $2 बिलियन यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नोट चूहे को तर जाते थे। इस तरह की कई कहानियां पाब्लो के साथ जोड़ी जाती हैं, जैसा किसी भी बड़े अपराधी के साथ होता है। मसलन मेक्सिको का ड्रग माफिया एल चापो, जिसके बारे में कहा जाता था कि मेक्सिको में एक समानांतर सरकार चलाया करता था। एल चापो की दिलचस्प कहानी जानना चाहते हैं तो एक किताब आपको रेकमेंड करते हैं, द स्टोरी ऑफ ड्रग लॉर्ड एल चापो नाम की ये हिंदी ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर, इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक, जिसमें 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4,000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है और साल 2023 में हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू FM का कंटेंट सुन रहे हैं। कुकू FM ऐप पर आपको मिलेंगी 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स। साथ ही आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने आपको मिलेगी 50% छूट, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में। इसके लिए आपको यूज़ करना है एक कूपन कोड LT50। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। बहरहाल जानते हैं पाब्लो एस्कोबार की कहानी में आगे क्या हुआ। अपने पैसे के बल पर पाब्लो एस्कोबार ने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली थी कि कोलंबिया में कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। लेकिन फिर 1979 में हुई एक संधि से उसके सर पर खतरा मंडराने लगा। ये संधि अमेरिका और कोलंबिया की सरकार के बीच हुई थी, जिसके तहत कोलंबिया के ड्रग माफिया को गिरफ्तार कर अमेरिका को सौंपा जा सकता था। ये संधि एस्कोबार और बाकी ड्रग कार्टेल्स के लिए खतरा थी, इसलिए 1979 से 1982 के बीच इस संधि को लागू होने से रोकने के लिए पाब्लो ने पूरा जोर लगा दिया। संधि के समर्थक कई नेताओं की हत्या हुई, किडनैपिंग का दौर चला, आगजनी हुई, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया। 1982 में प्रत्यर्पण संधि लागू हो गई। ये देखकर पाब्लो ने एक दूसरा रास्ता चुना, राजनीति का। 1982 में वो कोलंबियन लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा हुआ और चुनाव जीत भी गया। पाब्लो अब देश का राष्ट्रपति बनने का सपना देखने लगा। चुनाव जीतने का एक फायदा ये भी हुआ कि उसे प्रत्यर्पण संधि से विशेष छूट मिल गई, लेकिन साथ साथ एक नई मुसीबत ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पाब्लो की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। जिस रोज पाब्लो सदन में पहली बार दाखिल हुआ, कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो बोनीला ने अपने भाषण में उसे खूब खरी खोटी सुनाई। पाब्लो का ड्रग्स का धंधा सामने होकर भी सबकी आंखों से ओझल था। ऐसे में रोड्रिगो ने एक पुराने केस की मिसाल दी। याद कीजिए, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि पाब्लो पहली बार 39 किलो कोकेन के साथ पकड़ा गया था, जिस केस से वो घूस देकर छूट निकला था। रोड्रिगो बोनीला ने उस केस को दोबारा खोलने की बात कही। कुछ दिनों में इस केस की खबर अखबारों में छपने लगी। एस्कोबार इस अनचाहे अटेंशन से परेशान हो उठा। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि मेडेलिन में जितने अखबार छपते हैं उनकी सारी प्रतियां उठा ली जाएं। ऐसा कुछ दिनों तक चला, लेकिन फिर एक रोज अखबार में ऐसी खबर छपी जिसने पाब्लो की निजी जिंदगी में भूचाल खड़ा कर दिया। एक अखबार ने छापा कि पाब्लो का न्यूज चैनल के एक मशहूर एंकर से अफेयर चल रहा है। ये खबर पढ़कर पाब्लो की पत्नी बहुत नाराज हुई और उसे तलाक देने पर आमादा हो गई। पाब्लो ने किसी तरह उसे मनाया। इसके बाद एक और बुरी खबर आई। कोलंबिया संसद ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाब्लो को प्रत्यर्पण से मिलने वाली छूट हटा ली गई। इस पूरे हंगामे से पाब्लो इतना खार खाया कि उसने राजनीति को अलविदा कहने का मन बना लिया। लेकिन यहाँ से पाब्लो का एक नया रूप दिखाई दिया जिसने अगले 5 सालों तक पूरे कोलंबिया में कोहराम मचा दिया। सबसे पहले पाब्लो ने जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो बोनीला को निशाना बनाया। उसके गुर्गों ने बोनीला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पाब्लो ने कोलंबिया के क्रांतिकारी गुरिल्ला समूह M19 से हाथ मिलाया और उन्हें पैसों से जमकर मदद दी। पाब्लो के इशारे पर नवंबर 1985 में एक रोज M19 के हथियारबंद लड़ाकों ने कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और करीब 1 दर्जन जजों सहित 300 लोगों को बंदी बना लिया। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति बेलिसारियो बेटानकूर से मांग की कि अमेरिका के साथ संधि को खत्म कर दिया जाए। M19 की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन सेना के साथ लड़ाई में 100 निर्दोष लोगों और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की जान चली गई। इस घटना से पाब्लो एस्कोबार को 2 फायदे हुए। पहला, M19 ने कोलंबिया ड्रग ट्रेड की जांच से जुड़े सारे दस्तावेज जला डाले। दूसरा फायदा ये हुआ कि 1986 में हुए चुनावों में पाब्लो के दुश्मन बेलिसारियो बेटानकूर की भी कुर्सी चली गई। 1986 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने वर्हीलियो बार्को। उन्होंने भी पिछली सरकार की तरह ड्रग ट्रेड के खिलाफ कड़ा रुख रखा। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जिसमें पाब्लो के शहर मेडेलिन से एक भी आदमी नहीं था। इस फोर्स को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी और इसका इकलौता काम ड्रग माफिया को खत्म करना था। इस फोर्स ने पाब्लो के लोगों की गिरफ्तारी शुरू की और उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। पाब्लो ने बदले में स्पेशल फोर्स के 300 लोगों को मरवा डाला।
इस फोर्स के एक मेंबर को मारने पर वो करोड़ों रुपए देता था। स्पेशल फोर्स ने 2 साल तक पाब्लो का पीछा किया लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस समय पाब्लो एक और मुसीबत से गुजर रहा था। कोलंबिया में पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल के अलावा एक और बड़ा कार्टेल काम कर रहा था जिसका नाम था कैली कार्टेल। कई सालों से इस कार्टेल के पाब्लो से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन फिर व्यापार में बड़े हिस्से को लेकर दोनों संगठनों में लड़ाई हो गई और कैली कार्टेल पाब्लो की जान का दुश्मन बन गया। पाब्लो के परिवार को निशाना बनाने के लिए एक बार उन्होंने उनके घर के आगे खड़ी गाड़ी में विस्फोट कर दिया था, जिसके बाद बचने के लिए पाब्लो को पहली बार अपने परिवार सहित अंडरग्राउंड जाना पड़ा। इसी दौरान की एक किंवदंती फेमस है कि एक रोज जब पाब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी, उसने आग जलाने के लिए करोड़ों डॉलरों की गड्डियां स्वाहा कर दी। बहरहाल अंडरग्राउंड रहते हुए भी पाब्लो अपने मिशन में लगा रहा। साल 1989 की बात है। कोलंबिया का एक जहाज फ्लाइट 203 107 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा था। कोलंबिया की राजधानी बोगटा के ऊपर उड़ते हुए प्लेन में धमाका हुआ और सभी 107 लोग मारे गए। बाद में पता चला यह धमाका पाब्लो ने करवाया था। इस विमान में सीजर ट्रुजिलो नाम के एक नेता ट्रैवल करने वाले थे। ट्रुजिलो की अगले चुनाव में जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी और वो ड्रग ट्रेड के खिलाफ कड़ा रुख रखते थे। उस रोज उन्होंने आखिरी समय में अपना प्लान चेंज कर दिया, जिसके चलते उनकी जान बच गई। 1990 में हुए चुनावों में ट्रुजिलो राष्ट्रपति बने और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली 1991 में कोलंबिया का नया संविधान बना, जिसकी खास बात यह थी कि इसमें अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि को खारिज कर दिया गया था। ऐसा करने के लिए पाब्लो ने सांसदों को घूस दी थी। दूसरी बड़ी घटना यह थी कि संविधान बदलते ही पाब्लो ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि वो सरकार के साथ अपनी लड़ाई रोक देगा, बशर्ते उसके परिवार को सुरक्षा मिले। उसने खुद की गिरफ्तारी की भी पेशकश की, लेकिन उसमें एक पेच था। उसकी शर्त थी कि वो अपने लिए जेल खुद बनाएगा। सरकार ने उसकी बात मान ली। 19 जून 1991 के रोज पाब्लो एस्कोबार की गिरफ्तारी हुई। उसके लिए मेडेलिन के ठीक बाहर एक पहाड़ी के ऊपर एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई, जो बाहर से दिखने में जेल की तरह दिखती थी, लेकिन अंदर उसमें तमाम सुविधा के साधन थे। अंदर बार था, पूल टेबल थी, आलिशान कमरे थे, नहाने का पूल भी था, खेलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड था, जहाँ तक कि अपना प्राइवेट जू था जिसमें रखे जानवर बाकी कोलंबिया में कहीं नहीं मिलते थे। इस तथाकथित जेल से 1 साल तक पाब्लो एस्कोबार ने अपना ड्रग का साम्राज्य चलाया। कोलंबिया में होने वाली मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। सरकार परेशान थी। एस्कोबार की हिमाकत यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि एक बार अपनी ही जेल में पुलिस वालों के सामने उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार के अनुसार एक रोज उसने अपने गैंग के एक मेंबर से दवा की एक गोली ली और मुंह में डाल ली। इसके बाद वो मुंह से झाग निकालने का नाटक करने लगा। उसने गोली देने वाले के कनपटी पर बंदूक तान दी, कहते हुए कि वो उसे मारना चाहता है। 10 मिनट तक वो व्यक्ति जान की भीख के लिए गिड़गिड़ाता रहा। तब पाब्लो जोर से हंसा और उसने बंदूक उसकी कनपटी से हटा दी। उधर पाब्लो पर कोई रोक न लगती देख कोलंबिया की सरकार ने अंततः अमेरिकी सरकार से मदद मांगी। अमेरिका की एक स्पेशल फोर्स पाब्लो को पकड़ने कोलंबिया आई। पुलिस पाब्लो को पकड़ने के लिए उसकी जेल में दाखिल हुई, लेकिन एक सीक्रेट सुरंग के रास्ते पाब्लो भाग निकला और अगले 1.5 साल तक वहाँ छिपता रहा। अब तक पाब्लो के कई दुश्मन तैयार हो चुके थे। कोलंबिया की सरकार, अमेरिका की सरकार और लॉस पेपस नाम का एक संगठन। लॉस पेपस उन लोगों का संगठन बना जो पाब्लो द्वारा मारे गए आम लोगों का बदला लेना चाहते थे। इस संगठन ने पाब्लो के छुपने के तमाम ठिकाने बंद कर दिए। बचने के लिए पाब्लो अपनी एक दूर की आंटी के घर में छिप गया। फिर आई 1 दिसंबर 1993 की तारीख। उस रोज़ पाब्लो का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लंबे समय से वो अपने परिवार से नहीं मिला था। उसे डर था विरोधी गैंग के लोग उसके परिवार को मार देंगे, इसलिए उसने उनकी जर्मनी जाने की व्यवस्था की, लेकिन जर्मन सरकार ने उसकी पत्नी और बच्चों को वापस लौटा दिया। इस घटना से मायूस होकर उस रोज़ पाब्लो ने अपने बेटे को फ़ोन किया ताकि उनकी खैर खबर ले सके। सालों बाद उसके बेटे ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि उसके पिता ने उस रोज़ 7 बार कॉल किया था। पहले तो उन्होंने पुलिस के डर से फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर ज़रूरी बात होगी सोचकर फ़ोन उठा लिया। पुलिस उनका फ़ोन टैप कर रही थी। इस कॉल से उन्होंने पाब्लो की लोकेशन का पता लगा लिया और उसके ठिकाने तक पहुंच गई। पाब्लो ने कमरे से निकलकर छत के रास्ते भागने की कोशिश की। उसने पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन वापसी फायरिंग में वो मारा गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंत हो गया। कोलंबिया के लिए वो एक ड्रग माफिया था, लेकिन उसके शहर मेडेलिन के लोग उसे भगवान मानते थे। उसकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उसके घर और रहने के बाकी ठिकाने आगे जाकर टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील हो गए, जहां आज भी लोग ये सोच कर जाते हैं शायद उन्हें एस्कोबार के खजाने का कोई हिस्सा कहीं गड़ा मिल जाए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।